हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है CWH ऑनलाइन एकेडमी में। बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री को पूरा कर रहे थे। हिस्ट्री चैप्टर 1, हिस्ट्री का चैप्टर 1 में थे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे थे। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को क्लियर कर रहे थे। उसमें से एक लेक्चर हो गया था, आज दूसरा लेक्चर है। तो लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट का जर्नी, नेक्स्ट क्लास, उसके आगे का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक देख लिया था सेटलमेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक देखा था सेटलमेंट, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट, बस्तियां, जिसमें हम लोग दो तरह का बस्ती देखे थे, दो तरह का, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग को ही बोलते हैं ऊंचा शहर, निचला शहर। उसमें हम लास्ट क्लास में बतलाए थे यहाँ पे ऊंच नीच के मतलब आधार पे बस्तियां बटी हुई थी, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं रिच क्लास, पुअर क्लास। इस हिसाब से अगर यहाँ पे पुअर क्लास लिख दें और यहाँ पे रिच क्लास, ये हम लोग समझे थे कि वहां हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनकी बस्तियां थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। एक जिधर उच्च शहर था, दुर्ग जिधर था, वहां के लोग ऊंचाई पे रहते थे। कहने का मतलब उनका जो सेटलमेंट था, बस्तियां थी, वो हिल पे था, थोड़ा ऊंचाई पे था। बाकी ये जो निचला शहर है, इसमें श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग, इसमें कौन वर्ग आएंगे? फार्मर्स, फार्मर या लेबर, फार्मर एंड लेबर क्लास ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इधर किसान और मजदूर वर्ग, इधर रिच क्लास लोग, जमींदार वर्ग लोग, या फिर समाज के धनी वर्ग, ठीक है। तो हम लोग यहां तक क्लियर किए थे। अभी इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग इसके आगे का यहां से शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति। इतना तो हम समझा चुके, ये जो हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता था, ये यहाँ पर लोग रहा करते थे और आज से तकरीबन 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन था। आज से तकरीबन 5000 साल पहले ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था और ये तकरीबन 750 सालों तक चला। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक या फिर BC तक यह सभ्यता चलती है। उसके बाद इसका डिक्लाइनेशन हो जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 750 सालों तक यह सभ्यता रन करती है, तो ये इस सभ्यता का सोसाइटी कैसा था, यहाँ के लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आप लोग मेंटली अलर्ट होके, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ सुनिए और समझिए। ये देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा? मैट्रियार्कल सोसाइटी। उन लोग का समाज कैसा था? मैट्रियार्कल सोसाइटी। अभी हम समझाएंगे मैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है, अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है, ठीक है। आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है, और उस समय का समाज मातृसत्तात्मक समाज था। अभी उसमें क्या अंतर है दोनों में, वो हम अभी क्लियर करेंगे। तो ये क्या रहा है? द ट्रेडिशन फैमिली वाज द सोशल यूनिट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनका जो परिवार था वो परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली बटा हुआ था। ट्रेडिशन के हिसाब से अपने परंपरा, सभ्यता, कल्चर के अनुसार से ये लोग वहां पे जीवन यापन किया करते थे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सोसाइटी समूहों में ये रहते थे। ऐसा नहीं कि समाज का कोई वर्ग कटा हुआ है, ठीक है, कटा हुआ नहीं है। भले ऊंचा जाति और नीचा जाता, कहने का मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास में बटा तो था, लेकिन फिर भी ये लोग एक थे, ठीक है। जात पात नहीं था। कास्ट सिस्टम का स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे हमारे अगर भारत में देखें तो जाति व्यवस्था, ये शुरू से इसका प्रमाण मिलता है,
ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में हमारा सोसाइटी डिवाइडेड था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता। अब ये यहाँ पे हम समझा रहे हैं कौन सा, मैट्रियार्कल सोसाइटी, दूसरा होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इन लोगों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था। अभी देखते हैं ये क्या होता है। एक जिसको बोलते हैं मातृसत्तात्मक समाज। मैट्रियार्कल सोसाइटी। और दूसरा होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज। देखिए, ठीक है, फर्स्ट होता है मातृसत्तात्मक, दूसरा होता है पितृसत्तात्मक। देखिए, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो वहां का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ये जो मैट्रियार्कल सोसाइटी जो होता है, इसमें क्या है कि महिलाओं को, यहां पर जो फीमेल्स थी, महिलाएं जो थी, उनको सभी प्रकार की छूट दिए गए थे। छूट, सभी काम करने के लिए वो लोग क्या थे? स्वतंत्र थे। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, महिलाओं को सभी अधिकार था, पुरुषों के समान अधिकार। लेकिन पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आज हम लोग वर्तमान का इंडियन सोसाइटी देखते हैं, इंडियन भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। आज के समय का जो समाज है ना, वो मैट्रियार्कल ना होके पैट्रियार्कल है। आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें अंतर समझिए क्या है कि देखिए, आज का समाज पितृसत्तात्मक समाज है। तो आज अगर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, किसी का भी, लड़का हो लड़की हो, तो हम लोगों का पहचान और हमारी माता का पहचान हमारे पिताजी के नाम पे, ठीक है, यही है पितृसत्तात्मक समाज। क्या आप जब तक 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक है आप, ठीक है, जब तक आपका आयु है, एज है, आपको लोग संभावना है कि आपके पिताजी के ही नाम से जानते हैं। अच्छा, आपका जब बर्थ होता है, जन्म होता है, तो टाइटल किनका लगता है? पिताजी का ही लगता है ना। यहाँ फलना का लड़का है, उसका लड़का है, ठीक है, वो होता है पितृसत्तात्मक। अगर माता जी को भी देखें तो माता जी का भी वजूद, पहचान उनके पति के नाम पे होता है। ये है पितृसत्तात्मक समाज आज के टाइम का। और आज के समय में महिलाओं को पहले की अपेक्षा कम अधिकार है। महिलाओं को अधिकार कम है पहले की अपेक्षा। पहले महिलाएं फ्रीडम थी, सभी काम करने के लिए वे लोग स्वतंत्र था। लेकिन बोलते हैं ना, हमारे समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां, हर समाज में, भारतीय समाज में भी है। लोग बोलते हैं कि हमारा समाज बदल चुका है। आज भी ऐसे कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। गांव की बात करें, स्पेशली गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक समाज ये वर्तमान का समाज है, जिसमें सभी काम, सभी नाम, सिंपल सा समझिए, सभी काम, सभी नाम पिता के नाम पे ही होगा, ठीक है, आपके वंशज के नाम पे ही होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। वहां अगर पुत्र का, पुत्री का जन्म भी होता था, उसके माता के नाम से उसको जाना जाता था, ना कि पिता के। कारण, क्योंकि वो समाज ही वैसा था। महिलाओं को मतलब आवश्यकता अनुसार अधिकार दिया गया था।
कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा भी। तो ये होता है एक मातृसत्तात्मक मैट्रियार्कल, जिसमें माता ही सबसे बड़ी होती है, माता ही सबसे सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च स्थान फैमिली में माता का होता है। मातृसत्तात्मक समाज में जो सर्वोच्च स्थान होता है वो माता का होता है, और पितृसत्तात्मक में पिता का। ये वर्तमान का देख सकते हैं और ये पास्ट का सिचुएशन, ठीक है। तो ये वर्तमान की परिस्थिति है और वो भूतकाल की, ठीक है। तो मातृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कुछ फीचर्स देखते हैं, सोशल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। क्योंकि देखिए इसमें हम ना उसके समाज को देख रहे हैं, उसके सोसाइटी के कहने का अर्थ क्या है कि देखना, एक चीज समझिएगा कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, ठीक है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी तो एनिमल ही है, बस एक टैग लग गया मनुष्य नहीं, हम लोग भी उसी के प्राणी में ही आ रहे हैं। तो सिंपल समझिए, मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज से कट के नहीं रह सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। मनुष्य समाज से विहीन नहीं रह सकता, उसको समाज में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। समाज ही उसको वो पहचान दिलाता है जहां वो मनुष्य है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, शाकाहारी भी थे वहां पे, मतलब वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के वो लोग भोजन करते थे, खाना खाते थे, मांस भी और शाकाहारी भी। दूसरा देखते हैं, इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, जिसमें कंठाहार, वो नेकलेस वगैरह जो होता है ना, वर्ण विन्यास में भी इन लोग आगे थे। इस सभ्यता, जब इसका खुदाई होता है 1921 में, लास्ट क्लास में आपसे हम डिस्कस किए थे कि 1922 के टाइम जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को खोजा जाता है, तो खुदाई से कंठाहार मतलब मालाएं निकलती है मोतियों की, या फिर ये स्कल्स का, कंकाल की मालाएं, एयरिंग, ये सब भी मिलता, कंघा वो भी मिला है। तो उन लोग, इससे पता चल रहा है कि मेकअप का सामग्री भी इन लोग रखते थे और मेकअप भी किया करती थी, स्पेशली महिलाएं, ठीक है। तो कंठाहार, कर्णफूल, हसूली, भुजबंद, ठीक है, या फिर बाजूबंद इसको बोलते हैं, कड़ा, अंगूठी, करधानी इत्यादि पहनते थे, ठीक है। ब्रेसलेट वगैरह, रिंग्स वगैरह, एयरिंग वगैरह, ये सब चीज ये लोग पहना करते थे। तीसरा देखते हैं, इस सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रसाधन के भी शौकीन थे, वही आपसे मैंने बताया, श्रृंगार के शौकीन थे। वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, वर्ण विन्यास ये लोग किया करते थे, श्रृंगार, जितना भी कॉस्मेटिक सामग्री होता है। चौथा देखते हैं, इस सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार। अच्छा, ये दोबारा, ये ऊपर भी देख लिए, फिर से देख लेते हैं कैसे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। फिफ्थ बोल रहा है, मोहनजोदड़ो से मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। अब देखो ये लोग मछुआरे भी थे, मछली भी पकड़ते थे, ठीक है। वो मछली मारने के लिए लोग क्या, वो कांटा रखता है ना, बंसी जिसको बोलते हैं हम लोग गांव तरफ, देहात में लोग बंसी बोलता है, ठीक है, और उधर कांटा बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं, ठीक है, पकड़ने वाला मछली। तो फिशिंग हुक या फिशिंग रॉड बोल सकते हैं, फिर फिशिंग हुक, इन लोग फिशिंग हुक का भी प्रयोग करता था, मछली इन लोग पकड़ता था, इसलिए तो मांसाहारी है। आप पूछेगा क्यों, तो क्यों ना मछली को पकड़े, क्योंकि इन लोग का जो लोकेशन था, जोग्राफिकल लोकेशन, वो हम डिस्कस किए कि ये जो सभ्यता थी वो ये सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियों के बीच। अब नदियों के किनारे तो मछली इन लोग तो पकड़ेगा ही ना, इसमें किसी तरह का कोई सोचने का या किंतु परंतु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये फीचर्स हम लोग देखे इसके समाज का, क्या देखे, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था। अभी नेक्स्ट जो इसमें देखने वाले हैं, इन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था क्या था। इकोनॉमी तो समझ में आ ही रहा होगा, इकोनॉमी नहीं है तो फिर से समझिए, अर्थव्यवस्था होता है। इकोनॉमी को ऐसे हम लोग समझेंगे कि वे लोग अपने जीवन यापन के लिए, गुजर बसर करने के लिए क्या काम किया करते थे। देखिए मनुष्य है तो जीवित रहने के लिए जो हम लोग को सबसे बेसिक नीड है, खाना, भोजन तो चाहिए। अब भोजन कैसे आएगा, बिना काम किए तो आएगा नहीं ना। तो इन लोग भी तो कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे। तो इन लोग का अर्थव्यवस्था क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, इकोनॉमी क्या था, वो हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि
पशुपालन, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य था। द बेसिक ऑफ द इकोनॉमी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, पशुओं को ये पालते थे। इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य दोनों करते थे। विच कैन बी सीन इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, इसको हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल अर्थ में समझे, हड़प्पा सभ्यता का अगर अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है। तो ये 3-4 काम इन लोग करते थे। लेकिन अगर हम पूछे कि सबसे प्रमुख कौन था, सबसे प्रमुख, सबसे मेन, तो वो था ट्रेड। क्या था? ट्रेड। वो ट्रेड था। इन लोग सबसे ज्यादा ट्रेड किया करता था। क्या किया करता था? ट्रेड। कृषि भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं, कृषि तो कृषि दूसरा व्यवसाय था, सेकेंड पोजीशन में था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन में व्यापार था। देखते हैं यहां पे आ रहा है कृषि पहले, एग्रीकल्चर। सिंधु सभ्यता के निवासी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल और कई फल, ये सब क्या करते थे? ये लोग उगाया करते थे कृषि में। कृषि में कौन कौन सा फसल? चावल, तिल, जौ, कपास और मटर, इन सबों की ये क्या करते थे? खेती किया करते थे। दूसरा देखते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त चलता है। ये पुरातात्विक स्रोत तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है या पुरातत्व क्या होता है? यहाँ पे एक बार और समझिए, पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वह सोर्स होता है जिसको उत्खनन करके मिट्टी के नीचे से या भूमि से उत्खनन करके उसको बाहर निकाला जाता है और उस सामग्री से हमको पास्ट काल में या बीते हुए काल में घटित घटनाओं के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। वही तो हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक साक्ष्य जो बीत चुका है और समय के साथ मिट्टी के नीचे दब गया, विलुप्त हो गया, फिर उसको खोज के निकालना, वो गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने वाला काम है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, कपड़े बुनना, नाइटिंग क्लोथ्स, कपड़े बुनना। सिंधु निवासी सभ्यता विश्व के सूत कातने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। ये देखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है। यहाँ पे बोल रहा है सिंधु निवासी संभवता, यहाँ पे क्या है? संभवता वर्ड लगा हुआ है। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात किया जा रहा है। संभवता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक चीज मैं बतला दूं, हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो बहुत सारा सोर्सेस तो निकला, बताए थे लास्ट क्लास में। ईंटें और मकाने मिली, ईंटें मिली, उसके बाद फिर ईंटों में भी पकी हुई ईंटें, उसके अलावा एक टेराकोटा का भी ईंट मिला है, सेल खड़ी मिला है, और मूर्तियां मिली है, बर्तन मिली है, कुछ सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, जिसमें कुछ चित्र उकेरित किया गया। इस समय ना लिखित मतलब रिटन फॉर्म कुछ नहीं था, इस समय का कोई लिपि नहीं, स्क्रिप्चर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग, जैसे आज के समय में देखें हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं ना, देवनागरी। उस जमाने में ऐसे 5000 साल पहले स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है कौन वो किस भाषा का यूज करते थे, किस तरह लिखा करते थे, नहीं। उन लोग का जो लिपि था वो चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि? चित्रात्मक, पेंटिंग टाइप होता था। अब उसको देख के जो अंदाजा लगा लिया जाए, लिपि स्पष्ट नहीं हो सका और आज तक उसको पढ़ भी नहीं पाया। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग जब उसको खोजा तो कुछ सिक्का मिला, उसमें कुछ चित्र बनाया गया था और कुछ कुछ लिखा भी है, वो पता भी नहीं है। वो लैंग्वेज आज तक कोई कैच ही नहीं कर पाया, पकड़े, आज तक वो उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। अगर भविष्य में अगर उसको पढ़ा गया या फिर पढ़ लिया जाए तो और हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और जानकारी मिलने का संभावना है, अगर पढ़ा जाए तो ये कपड़े बुनने का भी हम किया करते थे। उसके अलावा उद्योग धंधे, इंडस्ट्री, बिजनेस होता था। कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त कृषि, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बावजूद या उसके अलावे ये लोग क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे करते थे। जैसे कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन। कुम्हार, पोटर्स। स्वर्णकार वो सोने का आभूषण बनाने वाला, ठीक है, स्वर्णकार आभूषण बनाते था। अनेक घरेलू उपकरण बनाते थे। ये लोहार की बात कर रहा है, ठीक है, लोहार। तो उद्योग धंधे में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन के अलावा कांसे का बर्तन, वो तो हम लास्ट क्लास में भी बताया, इसलिए इसका नाम पड़ता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो बर्तनों का भी निर्माण करते थे,
और स्वर्णहार और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन, वो ये लोग काम किया करते थे। उसके अलावा कांसे का भी बर्तन क्या करते थे, बनाते थे। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा इन लोग बनाता था। उसके अलावा यहाँ पे देखे तो व्यापार एवं वाणिज्य, कृषि पशुपालन उद्योग धंधों के साथ साथ सेंधोवासी की व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफी रुचि थी। बोले ना, कृषि पशुपालन, ठीक है, कृषि पशुपालन और उद्योग धंधे के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, व्यापार भी किया करते थे। और व्यापार कैसा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लोग कहते हैं ना कि अभी आज का जो युग है, आज का जो मॉडर्न एरा है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उस जमाने में भी ट्रेड होता था। हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ भी व्यापार का प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला। वही मेसोपोटामिया सभ्यता जो ईरान इराक वाले क्षेत्र में, मिस्र की सभ्यता जो मिस्र में है, ठीक है, बेबीलोनियन की सभ्यता उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका के पार्ट में, वहां से भी इसका व्यापार हुआ करता था। क्योंकि लास्ट क्लास में हम समझाएं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और 4 सभ्यताएं थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन और मेसोपोटामिया, ठीक है, ये कुछ कुछ, और चाइना, चीन की सभ्यता, ये उसके समकालीन सभ्यताएं थी, तो उससे भी इनका व्यापार होता था। तो कृषि व्यापार पशुपालन के अलावा इन लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। यहाँ पे बोल रहे ना, सिंधु निवासी आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार काफी उन्नत थे। ये लोग आंतरिक व्यापार मतलब अपने क्षेत्र के अंदर व्यापार, और देश के बाहर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी इन लोग किया करते थे। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं अब इन लोग का पॉलिटिकल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या क्या देखे अभी, सोसाइटी देखे, समाज देखे, ठीक है, समाज में मातृसत्तात्मक समाज सबसे पहले देखे, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, लोग समूहों में रहते थे, उच्च नीच के मतलब रिच क्लास और पुअर क्लास का विभाजन था, लेकिन जात पात को लेकर, कास्ट को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। दूसरा देखे अर्थव्यवस्था, इन लोग का इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में हम लोग समझे इन लोग कृषि, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 3-4 काम किया करते थे। उद्योग धंधा, कृषि, पशुपालन, उसके अलावा व्यापार, और व्यापार भी आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। ये इन लोगों का इकोनॉमिक लाइफ देखे, इकोनॉमिक लाइफ स्ट्रक्चर देखे। अब नेक्स्ट इन लोग को देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। हम बताए थे यहाँ का जो पॉलिटिकल लाइफ था, यहाँ कोई स्पष्ट किंग सिस्टम या राजा प्रजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें ये प्रमाण अभी तक मिला नहीं कि यहाँ पे कोई राजा था जो रूल करता था, उसका एम्पायर था, वो वहां पे राज करता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, ठीक है। स्पष्ट राज्य व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला। अब पूछोगे कि क्या है, फिर बोले ना कि यहाँ पे मतलब इसको बोलते हैं हायर क्लास और लोअर क्लास, रिच क्लास और पुअर क्लास का ही ये देखने को मिलता है, प्रमाण देखने को मिलता है। लेकिन राजा प्रजा वाला सिस्टम किसी तरह का नहीं है, लोकतंत्र, गणतंत्र या राजतंत्र, किसी तरह का कोई प्रणाली नहीं देखने को मिलता। इतिहासकार हंटर की मान्यता, एक हिस्टोरियन हुए, कौन, हंटर, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। ये हंटर जो थे वो कौन थे, ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश हिस्टोरियन। उनका मान्यता है, उनके अनुसार, ये उनका व्यू है, उनका कथन है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक था, वहीं राजतंत्रात्मक नहीं था। ये इनका व्यू है। ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, ठीक है। बस ये संभावना, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है इसमें कि उनके अनुसार मोहनजोदड़ो में क्या है, शासन व्यवस्था लोकतंत्र था लेकिन राजतंत्र नहीं था। एक दूसरे इतिहासकार आते हैं मार्टिन व्हीलर, इनका पूरा नाम है, यहाँ पे इतिहासकार व्हीलर है, इनका पूरा नाम है हिस्टोरियन मार्टिन व्हीलर। ये भी ब्रिटिश विद्वान थे। इनका मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में था। पुरोहित, धर्मगुरु तो समझ में आ रहा है ना, पुरोहित, ठीक है, जो भगवान की पूजा आराधना करवाते, जिस तरह यूरोप में था मिड सेंचुरी के टाइम या मिडेबल हिस्ट्री या मिडेबल पीरियड के टाइम, यूरोप में पोप का मतलब शासन था, पोप, क्लैरगी क्लास जिसको बोलते हैं, क्लैरगी, पोप। तो इसका मानना था कि इस समय भी पुरोहित या धर्मगुरुओं का सत्ता था या फिर उनके हाथों में शासन था। ये किनका व्यू है, व्हीलर का, मार्टिन व्हीलर। और हंटर का क्या मान्यता है कि वहां पे लोकतंत्र प्रणाली था जबकि राजतंत्र प्रणाली नहीं था। ये बस इन लोग का पॉसिबिलिटी है। और
वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया करते थे। जनप्रतिनिधि समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव देखना, जनप्रतिनिधि वह होता है, वह व्यक्ति होता है, रिप्रेजेंटेटिव वह व्यक्ति होता है जिसको जनता खुद चुनती है। ठीक है, हम लोग का भी तो रिप्रेजेंटेटिव है। अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंस में जाए तो हम एक याद दिलाना चाहें, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव अगर देखें तो कौन है? ये फर्स्ट एमपी, एमएलए, एमपी और एमएलए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं सांसद, सांसद, विधायक। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यही तो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। हम लोग सरकार को नहीं चुनते, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये डाउट क्लियर रखिए। बोलते ना कि सरकार का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, जा रहे प्रधानमंत्री चुनने, नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग अपने क्षेत्र से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो हमारे लिए काम करे, और आगे यही एमपी और एमएलए सरकार का गठन करता है, इन्हीं के बहुमत मेजोरिटी के बाद। तो यहाँ पे भी वही बात कहा जा रहा है, हम लोग ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं पॉलिटी में। एक मान्यता है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है, बस ये प्रमाण लगाया जा रहा है, नगर या उनको जो टाउन प्लानिंग था, अभी आगे देखेंगे इन लोग का टाउन प्लानिंग कैसा था, भवन निर्माण कैसा था, शहर निर्माण कैसा था। बस ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट देख रहे हैं इन लोग का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या देखने जा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए, मनुष्य वहां पे है, ठीक है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन लोग जरूर किसी न किसी देवता को, देवी को जरूर पूछते होंगे, हम लोग भी पूछते हैं। तो इस समय का समाज, इस समय के लोग किस देवी देवता को पूजते थे, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ये देखिए, एक मूर्ति दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, मातृ देवी का मूर्ति और कुछ कुछ मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, मदर गॉडेस और पशुपतिनाथ। समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्वरूप के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक उपलब्ध नहीं हुआ है। बोलते हैं ना कि रिगार्डिंग द रिलीजियस फॉर्म ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नो रिटन लिटरेचर एंड मॉन्यूमेंट हैज बीन अवेलेबल। अभी तक खुदाई हुआ, ठीक है, 1921-22 में खुदाई होता है, 1957 में, 63 में, 73 में खुदाई, इसका काम चलता रहा है। तो खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में ईश्वर का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, कहीं पे टेम्पल्स भी नहीं मिला, मंदिर। हम लोग अपने इष्ट देवता को एक विशेष स्थान पे, स्वच्छ स्थान पे, पवित्र स्थान पे क्या करते, उनको स्थापित करते। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहा है। और दूसरा, किसी भी तरह का स्क्रिप्चर नहीं मिला, लिटरेचर, लिखित पुस्तक भी नहीं मिला, लिखित ग्रंथ नहीं मिला। जैसे हम लोग के सनातन धर्म की बात करें तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, ठीक है, 18 पुराण में वही स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ठीक है, ये सब पुराण है। फिर उपनिषदें हैं, महाकाव्य, 2 महाकाव्य, रामायण, महाभारत, फिर एक श्रीमद् भागवत गीता। ये सब हम लोगों का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, लिटरेचर, ठीक है, स्क्रिप्चर से। लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी भी तरह का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। अब क्या अनुमान लगाया जा सकता है उसको हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। नॉट टेम्पल ऑफ एनी काइंड हैज बीन फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन। ना ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। वहां पे ऐसा कोई टेम्पल भी नहीं मिला है, ठीक है, वहां पे ऐसा कोई मंदिर या टेम्पल भी नहीं मिला है जिसको क्या बोल देंगे हम कि हाँ चाहिए मंदिर है, यहाँ पे लोग देवता की पूजा करते थे, ठीक है, ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। अभी बताएं, मदर गॉडेस, किनकी पूजा? मदर गॉडेस की, मातृ देवी। एक मूर्ति जरूर मिला है, एक मूर्ति मिला है, और वो मूर्ति कैसा है कि उनके नाभि से पेड़ निकला है, एक पौधा निकला है। वो मूर्ति के नाभि में दिखलाया गया कि वहां से एक पौधा निकल रहा है, जिसको उर्वरकता की देवी बताया गया है। उर्वरकता के मतलब फर्टाइल या फर्टिलिटी, जैसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होता है ना, मिट्टी उपजाऊ है तभी तो उसे फसल हो रहा है। तो वो जो मातृ देवी जो है उसको उपजाऊ की देवी या फिर उर्वरकता की देवी बोला गया है,
ठीक है। फर्टाइल गॉडेस बोल सकते हैं या फर्टाइल गॉड बोल सकते हैं। तो एक मूर्ति मिली है जिसको क्या बोलते हैं, मातृदेवी, मदर गॉडेस। ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिसमें पीपल, कौन सा वृक्ष, पीपल का वृक्ष। यहाँ पे बोल रहा है दिस पीपल यूज टू वर्शिप द ट्री इन विच स्पेशली पीपल वाज द चीफ। अब ये तो हम समझाएं कि यहाँ पे स्पष्ट मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, देवी देवता का भी नहीं मिला, लेकिन एक मूर्ति जरूर मिला है जिसको बोलते हैं मातृदेवी, और दूसरा एक पशुपतिनाथ है। ठीक है, उसको भी इंडिकेट करेंगे अभी। एक मातृदेवी मदर गॉडेज में, और पशुपतिनाथ, दो तरह की मूर्तियां मिली है अवशेष से, हड़प्पा में खुदाई के बाद। और इनके अलावा ये लोग किनकी पूजा करते थे, पर्यावरण की। ठीक है, ऐसा बोल सकते कि ये पर्यावरण प्रेमी थे, जंगलों की ये पूजा किया करते थे। और आज का भी समाज देख लो, आदिवासी समाज, हम लोग का जो ट्राइबल सोसाइटी है वो भी किनको पूजता है, जंगल को पूजता है, क्योंकि उनको पता है कि जंगल है तब जीवन है। अगर जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, तो इस पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं है। हम लोगों का जीने का आधार ही फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा अंत निश्चित है। देख लीजिए आप, पेड़ पौधा इतने काटा जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है, ये करना है, वो करना है। उसका परिणाम क्या मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी कितना वैश्विक तापमान बढ़ा है, ओजोन लेयर डिप्लोमेशन हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 44 डिग्री 45 डिग्री जा रहा है। फिर तो नेचर को अगर छेड़ेंगे तो फिर नेचर हम लोग को छेड़ेगा, क्योंकि हम लोग का वजूद ही, हम लोग का एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी में हम लोग जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो है नेचर। अगर नेचर है तो सब है, नेचर नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए, तो इन लोग वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चौथा देखते हैं, कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है। वेदी समझ में आ रहा है, वेदिका, वेदी। देखिए, समझते ये वेदी क्या होता है। एक्चुअली ये वेदी किस चीज की बात कर रहा है, ये जो लोथल है ना, लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा, ये लोथल एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है, गुजरात वाला क्षेत्र में। आज जो वर्तमान का गुजरात है हमारा भारत का, वहां पे लोथल है, हड़प्पा सभ्यता का पुराना शहर लोथल। तो वहां से एक वेदी मिली है, ये वही वेदी है जिसमें आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह, महाभारत रामायण में, पुराने समय में ऋषि मुनि जो होते थे वो यज्ञ करते थे, यज्ञ, तो वेदिका जलाते थे। आज भी अगर कहीं पे ये होता है, यज्ञ वगैरह होता है, तो आहुति देते हैं ना अग्नि को, तो वो वेदिका का कुंड मिला, मतलब वेदी मिला है, उसका भी प्रमाण मिला। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये लोग पूजा पाठ तो जरूर किया करते थे। और मिला भी कहाँ है, लोथल गुजरात। ठीक है, लोथल गुजरात, द्वारिका वाला नगरी, गुजरात द्वारिका लोथल से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है। और वेदी मिला है तो किसकी पूजा, अग्नि पूजा, किसकी पूजा, अग्नि पूजा, अग्निदेव। और कालीबंगा से हवन कुंड। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से लिंग पूजा का भी संकेत मिलता है। लिंग पूजा, शिवलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिंग पूजा, शिवलिंग। तो ध्यान से समझिए, धार्मिक जीवन में ये लोग प्रकृति को पूजते थे। क्या क्या पढ़े इसमें, ये लोग प्रकृति, स्पेशली वृक्ष को पूजते थे, प्रकृति को पूजते थे। और वृक्ष में भी पीपल का वृक्ष, और पीपल का वृक्ष का बहुत ज्यादा आयु होता है, पीपल का, बरगद का। और उसके अलावे ये मातृ देवी को पूजते थे, मदर गोडेस, जिसको उर्वरकता की देवी कहा जाता है। ठीक है, मदर गोडेस को क्या बोला जाता है, उर्वरकता की देवी। और इनके अलावे हड़प्पा से एक और मूर्ति मिला है जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति। दो मूर्तियां मिली है, जिसमें फर्स्ट है मातृदेवी, मदर गोडेस, और दूसरा पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति। अच्छा, हम ये पूछते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किनको पशुपतिनाथ बोला गया, किनको बोला गया, पशुओं का नाथ, शिवा, शिव जी को ही तो बोला गया है। भगवान भोले भंडारी तो है, पशुओं के नाथ। बैठते हैं किस पे, शेर के, या मतलब टाइगर के खाल में। ठीक है, वो उनका आसन लगता है वहां पे। गले में सर्प को, ठीक है, गले में सर्प को रखे हुए हैं। और सर्प में भी कौन, वासुकी, कौन, वासुकी। और उनका सवारी
नंदी महाराज, ठीक है। तो वे सभी पशुओं को तो स्थान देके रखे अपने पास। हुँ? अच्छा, उनके फैमिली मेंबर में भी देखिए, पार्वती, ठीक है, माता पार्वती किनकी सवारी, सिंह की, शेर की सवारी, गणेश जी मूषक, कार्तिक जी मोर। तो सभी ने तो पशुओं को स्थान दिया है, तभी तो उन्हीं को पशुपतिनाथ बोला जाता है। तो इससे बस एक प्रिडिक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि पशुपतिनाथ वास्तव में शिवा ही हो सकते हैं, शिव जी। क्लियर है। और लिंग पूजा करते तो इसे प्रमाणित हो जा रहा है, शिवलिंग की बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन का, इंटरटेनमेंट के लिए इन लोग क्या करते थे। देखिए, लोग जहां पे रहेंगे इंटरटेनमेंट के लिए तो करेंगे। आज क्या बात करेंगे, आज के जमाने में लोग तो बहुत एडवांस हो गए ना, इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या नहीं फोन में लगे रहते हैं। इंटरटेनमेंट है भाई, यूट्यूब स्क्रॉल करना है, यूट्यूब देखना है या फिर शॉर्ट्स देखना है, वो मनोरंजन है आज के टाइम में। वही है ना, गेम खेलना है, बेट लगाना है। खैर अभी बेटिंग ऐप तो गवर्नमेंट बैन भी कर दिया, अभी बेटिंग ऐप कुछ नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट उसको बैन कर चुका है। तो आज का मनोरंजन का जो साधन है, सोर्स है, वो आज के जनरेशन के हिसाब से है। लेकिन पुराने काला से 5000 साल पहले का जो जनरेशन होगा, थोड़ी मोबाइल फोन बेटिंग होगा, नहीं, उस जमाने में कुछ अलग ही था। देखते, मछली पकड़ना वही मनोरंजन है ना, जाके तालाब के किनारे, नदी किनारे बैठ जाओ, कांटा लगा के, हुक लगा के, फिशिंग रॉड, फिशिंग हुक, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, हंटिंग, हंटिंग करना, ठीक है। ये उनका प्रिय मनोरंजन था, फेवरेट इंटरटेनमेंट था। क्या क्या, हंटिंग एंड दूसरा फिशिंग हुक, या फिर मछली को पकड़ना, जानवरों की दौड़, फिर झुनझुने, सीटियां तथा शतरंज का खेल। ये शतरंज बहुत पुराना खेल है, शतरंज, लूडो, ये सब बोला जाता है कि स्टोन एज से ये चला आ रहा है, आदि मानव काल से चला आ रहा है, लोग पत्थरों से खेलता था, वही शतरंज या लूडो जिसको बोलते हैं आज। उनके मनोरंजन के साथ थे, मतलब साधन थे। इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेलते थे। गोली, अंटी, बचपन में तो सब खेला होगा। खुदाई से पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी, 2 पहिए वाला तांबे का रथ मिला है। देखो बच्चे, अभी आगे आएगा एक चित्र दिखाएंगे, जो मिट्टी से बना बैलगाड़ी है, छोटा सा बैलगाड़ी, बच्चों को खेलने के लिए जरूरी, इससे तो वही आ रहा है। मिट्टी से बना हुआ जानवरों का चित्र, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब भी होता था मनोरंजन का साधन, मिट्टी से बना, ठीक है। उसके अलावे नत्यागन की मूर्ति भी मिली है, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गान करते थे। एक ऐसा मूर्ति मिला है खुदाई से जो नृत्य करता दिखाया गया। कैसा, नृत्य करता, ठीक है। वो एक शिव जी का एक स्टेचू, एक मूर्ति है ना, नटराज, नटराज उनका चित्र मूर्ति टाइप में मिला है, तो इसको उसी से कनेक्ट कर रहे, कोरिलेट कर रहे हैं कि एक ऐसा मूर्ति मिला है जो नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे लोग नाचगान भी किया करते थे, करते होंगे। तो ये हम लोग क्या देखें, उनका मनोरंजन का साधन। अब इन लोग का देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इन लोग का मकान देखेंगे, इसलिए तो ये फेमस है, नगर नियोजन प्रणाली था यहाँ पे। इन लोग का टाउन प्रणाली आज की तरह है, आज की इंजीनियरिंग को फेल करता है। आज जो हम लोग शौचालय बना रहे हैं, नालियों को निकलवा रहे हैं, स्वच्छता को ध्यान रखते हुए सड़क चतुष्कोणीय बना रहे हैं, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, 4 चौराहा एक में आके मिले, 4 रोड, उस तरह का रोड आज से 5000 साल पहले इन लोग बना चुका था। तो सोचिए कितना एडवांस था ये सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मकान की योजना आंगन पर आधारित होता था। आंगन, आज भी देखो हम लोग के घर में आंगन होता है ना, सेंटर में, घर के सेंटर में आंगन होता है, जहां पर लगभग सभी का बचपन गुजरता है, बीतता है, जिसमें शौचालय, और उस घर में शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष, वही स्लीपिंग रूम, बेडरूम, किचन, स्विमिंग पूल, टॉयलेट्स, ये सब सुविधाएं था यहाँ पे। सोचिए, आज बोलते हैं ना कि आज का जनरेशन का ये है, आज से 5000 साल पहले ही था ऐसा। आज से 5000 साल पहले के लोग इतने एडवांस थे जो इन सब चीज से परिचित थे। यहाँ पे बोला ना, बाथरूम, टॉयलेट्स, किचन, लिविंग रूम एंड etc अदर रूम हैव आल्सो बीन फाउंड। और इसके अलावा और अन्य रूम मिले हैं। भंडार गृह,
घर में होता है ना भंडार गृह, जिसमें अनाज वगैरह लोग रखता है, भंडार घर, उसका भी प्रमाण मिला है। आगे देखते हैं, मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। उन लोग का जो कंस्ट्रक्शन होता था, फाउंडेशन जो होता था, उसको स्ट्रेंथ रखा जाता था, काफी स्ट्रांग बनाया जाता था। देखिए घर का अगर नींव मजबूत है तो आगे का मंजिला भी सुरक्षित है। अगर घर का नींव ही कमजोर है तो अब 10 तल्ला खड़ा कीजिए, व्यर्थ है। ठीक है, आगे देखते इसमें, सड़कों के किनारे मकान बने होते थे। मकान जो बनता था कैसे, सड़क के किनारे। आज भी देखिए सड़कों के किनारे ही तो बनता है। उन लोग ऐसा नहीं था कि सड़क से एकदम दूर बनाया है। ये देखिए अगर यहां से बीच से सड़क गुजर रही है तो इसके बगल में ही मकान है, एक इधर मकान है, एक इधर मकान है, सड़क के किनारे इधर मकान है। और ये जो सड़कें होती थी, जो रोड्स होता था, ये पक्का होता था, पक्की पक्की ईंटों का या पक्का, कच्चा सड़क नहीं होता था। ठीक है, सड़कें भी जो बनती थी वो कच्ची नहीं होती थी, कच्ची सड़कें नहीं, पक्की सड़कें होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। घर जो बनता था ना, वो जमीन से थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनाया जाता था। क्यों क्यों ऊंचाई वाले क्षेत्र में? स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, स्वच्छता, ताकि गंदगी ना हो ज्यादा। तो मकान अक्सर ऊंचे स्थान में बनाया जाता था। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मकान का जो दरवाजा है वो किधर खुलता है? सड़क की तरफ खुलता था। खिड़कियां भी हुआ करती थी। मकानों के प्रवेश द्वार पर, जिसको मुख्य मार्ग कहा जाता है, तो मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलती थी। ध्यान से समझिए, ये क्या बोल रहा है कि मकानों का जो प्रवेश द्वार होता था, एंट्रेंस जो होता था, द एंट्रेंस ऑफ द हाउस वेर मोर ओपन टू द स्ट्रीट देन टू द मेन रोड। घर घुसने का जो दरवाजा होता था ना, जो मेन एंट्रेंस उसको बोलते हैं, वो प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर होती थी। गली, गलियारा, रोड की तरफ से नहीं। से होता ना कि रोड के बगल से ही मेन गेट है, लेकिन उधर नहीं होता था, गलियारे से होकर खुलता था। कारण क्या है? बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा, रोड में निकल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा। ये सब उन लोग बहुत बेहतर आर्किटेक्ट होता था, सोच समझ के। तो जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था घर का, वो सड़कों की तरफ ना खुल के किधर खुलती थी? गलियारों की तरफ से। ठीक है, तो ये इनका था मकान बनाने का, बिल्डिंग। अब इन लोगों का टाउन प्लानिंग देखते हैं। ठीक है, नगर योजना, इन लोगों का नगर कैसा होता था, गांव कैसा होता था, शहर कैसा होता था। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता इसका नगर नियोजन है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इट्स टाउन प्लानिंग, इज इट्स टाउन प्लानिंग। ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए ही फेमस है। हम बार बार समझा रहे हैं, इसका नगर नियोजन प्रणाली ही इसको सबसे विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हम समझाए थे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पूरब और पश्चिम में 2 टीला मिला है, और पूर्वी टीला पर नगर बसा हुआ है तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग बसा हुआ है। अब इसके पहले बताए थे, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग मतलब उसको बोल देंगे ऊंचा शहर, उच्च टीला, निचला टीला। तो वही बोल रहे हैं कि जो पश्चिम की तरफ जो था, इधर दुर्ग था। किधर? पश्चिम की तरफ दुर्ग था, जिसको बोले थे उच्च शहर, जिधर रिच क्लास लोग रहता था। और पूरब की ओर, ईस्ट की ओर कौन सा टीला था? निचला टीला था, जिधर फार्मर क्लास या लेबर क्लास रहता था। अब देखिए यहाँ पे एक कितना बेहतर किया इन लोग कि पूरब की ओर फार्मर क्लास लोग हैं, मतलब पुअर क्लास, और पश्चिम की ओर रिच क्लास। उसमें भी इन लोग डिवीजन कर दिया है कि अमीर वर्ग इधर रहेगा, गरीब वर्ग उधर रहेगा। पूरब और पश्चिम। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर नीचे स्तर पर ईंटों का मकान वाला नगर बसा हुआ है। दुर्ग के नीचे ही ईंटे वाले मकान थी। ठीक है, जहां सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। कौन सा? कॉमन क्लास। कौन से क्लास के लोग रहते थे? कॉमन क्लास, आम वर्ग, आम जनता। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी दीवारों से घिरे होते थे। बताए थे, इन लोग अपना किला बंदी करता था, चारों ओर बड़ा बड़ा वॉल खड़ा करता था, 20-20 फुट का, 20-20, 25-25 फुट का वॉल होता था। किस कारण से? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कहने का मतलब सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा कारणों से, सिक्योरिटी रीजन से। हड़प्पा की नगर नियोजन इस प्रकार। आगे देखते हैं कि हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा है।
पहले देखते हैं सड़क व्यवस्था, रोड सिस्टम इन लोगों का कैसा था। तो मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। या यहाँ की मुख्य सड़कें कितना चौड़ा होता था, लगभग 9 मीटर मान लेते हैं। कितना? 9 मीटर चौड़ी थी। एक चीज समझिए, यहां लिखा है 9 मीटर, तो अगर 9 मीटर को अगर फुट में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, 1 फुट, या फिर यहां पे पहले लेते 1 मीटर। 9 मीटर को छोड़िए, पहले 1 मीटर को हम लोग तोड़ते हैं। 1 मीटर बराबर होता है लगभग 3 फुट। कितना होता है? 1 मीटर बराबर, बोलते ना कि 1 मीटर हाइट है, 3 फीट, 3 फीट होता है 1 मीटर। कहने का मतलब 36 इंची, 12 इंच बराबर 1 फुट। तो 1 मीटर बराबर होता है 3 फुट, तो 9 मीटर बराबर कितना होगा, तो 9 गुने 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 फुट। 27 फुट। और आज के समय में 27 फुट क्या, कौन सा रोड होता है, 4 लाइन, 6 लाइन, ये सब है। तो सड़कें देख रहे हैं कितनी चौड़ी थी, 27 फुट चौड़ा होता था सड़क। ठीक है, ताकि आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। जिसे पुराविदों ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, राजपथ कहा। क्या कहा? राजपथ कहा। इतनी जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो सड़कें थी उनको राजपथ बोला गया। ठीक है, मेन रोड बोला गया। इनके अलावा सड़कों की, अन्य सड़कों की चौड़ाई, ये तो मेन था, मुख्य जो रोड होता है वो था, मुख्य सड़कें की चौड़ाई 27-28 फुट। उनके उसके अलावे जो अन्य सड़कें जो होती थी उनकी चौड़ाई 3.25 मीटर से लगभग 3.5 मीटर के आसपास होता था। जो अन्य जैसे गांव वगैरह को जो होता है ना, गांव तरफ का जो रोड होता है उसका बात कर रहा है। मतलब 2 या 6 और मोटा मोटी समझते हैं यहाँ पे 7 फीट या 8 फीट, 7 फीट से लेकर 12 फीट के बीच होता है। ठीक है, गांव का जो सड़क कितना फीट होता था, 7 फीट से 11-12 फीट के आसपास। लेकिन मुख्य सड़क 27-28 फुट, और अन्य गांव की सड़कें वो कितनी होती थी, 7 फीट से लेकर 11-12 फीट के बीच। सड़कें एक समकोण पर कटती थी। ये समकोण इसी की बात कर रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे हो, ऐसे समकोण काट रही है। इधर से भी एक रोड, इधर से भी एक रोड आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, समान कोण में काट रहा है। इसको चतुष्कोणीय भी बोलेंगे। एक जगह एक चौराहे पे जाके मिल रही है, इस तरह का, जिससे कई छोटे छोटे सड़कें या गली निकली हुई थी। ये हो गया इन लोग का सड़क बनाने का कैसा था। तो सड़क में क्या देखे, रोड सिस्टम में क्या देखे, इन लोग का जो मुख्य सड़क होता था उसकी चौड़ाई, या फिर अगर मीटर में देखे तो लगभग 9 मीटर, 9.15 मीटर। अगर इसको फुट में देखे तो 27-28 फीट, और अन्य सड़कें 7 फीट से 11-12 फीट तक। दूसरा देखते हैं जल निकासी प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए गांव है जहां लोग रहेंगे वहां पे तो पानी का तो निकासी होगा ना, हर दिन लोग पानी यूज करेंगे अपने जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए पानी तो चाहिए। तो मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली था। इन लोगों ने देखिए ऐसा नालियां बनाया था, ये नाली दिख रहा है ना, घरों से जो निकलती थी नाली, घर का जो अवशिष्ट होता था वो नालियों के द्वारा बाहर जाता था। और ये ऐसा नहीं कि नाली घर के बाहर रोड में ही खत्म हो रहा, नहीं, ये नाली मतलब शहर से दूर जाके मिलती थी, दूर जाके मतलब समाप्त होती थी। ठीक है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम था वो घर से शुरू होके खत्म कहां होता है, शहर के बाहर एक जगह गंदगी इकट्ठा होता था। ऐसा नहीं कि सब जगह यहाँ भी नाला वहां भी नाला। आज के समय में देखिए 10-10 कदम में नाला मिलेगा, लेकिन ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं था। उसके अलावे अधिकांश भवनों में निजी कुएं स्नानागार होते थे। घरों में क्या क्या होते थे, कुएं होते थे, स्विमिंग पूल्स होता था, स्नानागार होता था। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकल जाती थी। आज सेम आज का ही है। आज जो वॉशरूम है और रसोई घर है, ठीक है, और क्या बोलते हैं नालियां जो होती है वो सब घर का पानी किधर से निकलता है, नाला सहित होकर निकलता है। एक मेन सोर्स होता है, वहां से फिर वो आगे कंटिन्यू करता बढ़ता है। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नलियों से जोड़ा गया था। गली का जो नाली होता था ना उसको किससे जोड़ा गया था, सड़क के किनारे बना मुख्य नाली से। घर से छोटा नाला निकल रहा है और एक बड़ा नाला तो रोड पे खुलता है ना, ठीक है, तो वहां वो कनेक्ट होता था। देखिए कितना बेहतर आर्किटेक्ट था इन लोग का।
और वे लोग ये सफाई एवं कूड़ा कूड़ा कचरा को निकालने के लिए बीच बीच में खाली भी छोड़ दिया जाता था। नाली को बीच बीच में खाली भी रखा गया था ताकि अगर कूड़ा कचरा फंस जाए, ठीक है, कुछ अपशिष्ट फंस जाए तो उसको निकाल के साफ सुथरा किया जा सके। ये हम लोगों ने देखा है इन लोग का ड्रेनेज सिस्टम। बाथरूम या फिर इसको बोल देंगे स्विमिंग पूल, यही है स्नानागार, स्विमिंग पूल। ये मोहनजोदड़ो में मिला है एक स्विमिंग पूल। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ, उत्खनन कब हुआ, 1922 में। किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी। किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। देखिए समझते हैं यहाँ पे। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है यहाँ का विशाल दुर्ग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार। देखिए मोहनजोदड़ो को जब खोजा गया, उसका जब उत्खनन होता है तब वहां से एक विशाल स्नानागार स्विमिंग पूल मतलब प्राप्त होता है। एक स्विमिंग पूल का अवशेष मिलता है और ये ऐसा क्या मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्विमिंग पूल है इसका यूज लोग सार्वजनिक काम के लिए करते थे, इंडिविजुअली नहीं, सार्वजनिक। सभी लोग इस स्नानागार का प्रयोग कर सकता है। कारण ये प्रिडिक्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसके किनारे, इस स्विमिंग पूल के जो बगल में ना बहुत छोटे छोटे कमरे बने थे। क्या बने थे, कमरे, छोटे छोटे रूम, चेंजिंग रूम जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे कमरे बने थे। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई एक व्यक्ति का ये होता तो क्या इतना सारा 10-15 चेंजिंग रूम बना था, छोटा छोटा कमरा बना था, नहीं ना। इससे अंदाजा लग रहा है कि इसका यूज सार्वजनिक काम के लिए होता होगा। ठीक है, पूजा आराधना या कुछ भी सार्वजनिक कामों के लिए, इसलिए उतना कमरा बना था इस स्विमिंग पूल के बगल में। अब ये देखिए कि इसका लंबाई देखे तो कितना, 39 फुट। कितना, मोटा मोटी 39 फुट इसका लेंथ था, लंबाई था। ये ध्यान रखिएगा, इसका लंबाई था 39 फुट और चौड़ाई, चौड़ाई अगर देखे तो वो कितना था, 23 फुट। और गहराई कितना डीप था ये, 8 फुट। 8 फुट गहरा, 23 फुट चौड़ा और लंबा 39 फुट। ध्यान से समझिए, 39 फुट क्या था इसका लंबाई, लेंथ था। 23 फुट इसका क्या था, चौड़ाई था। और 8 फुट क्या था, गहराई, डीप था ये। ठीक है, यह स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से, मोहनजोदड़ो से। और इसका प्रयोग लोग सार्वजनिक कामों के लिए करते थे, सभी कोई इसका प्रयोग कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पे उतरने के लिए देखिए, यहाँ पे सीढ़ी दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे सीढ़ियां बनाई गई है, इससे लोग उतरते थे। ठीक है, और ये जो इनका जो फर्श होता था वो पक्की ईंटों का होता था। इसका जो फर्श होता है, ये जो फर्श है ये पक्की ईंटों का था। अब बोलिएगा कि कच्ची ईंट क्यों नहीं, कच्चा ईंट क्यों नहीं, पानी अगर कच्चा ईंट में रहे तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा ना, वो तो घुल जाएगा, गीला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए पक्की ईंटों यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि पका हुआ ईंट जल्दी डिजोल्व नहीं होता। ये बोल रहे कि इनका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए, ठीक है, पूजा यज्ञ के समय किया करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका स्नानागार, अन्नागार, ग्रैनरी या इसको कोल्ड स्टोर आज के टाइम में बोलते हैं, ग्रैनरी या फिर कोल्ड स्टोर, जहां पे लोग अनाज इकट्ठा करके रखता है, स्टोर करके रखता है, वही ये अन्नागार। मोहनजोदड़ो में ही लगभग 45 मीटर लंबा एवं लगभग 23 मीटर चौड़ा एवं एक अन्नागार मिला है। ये अन्नागार कितना, देखिए कितना लेंथ है, लंबा कितना है, लगभग लगभग 45 मीटर और 22 मीटर क्या है, चौड़ा। 45 मीटर लंबा है, लंबाई है इसका, और चौड़ाई 22 मीटर। अब सबको 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो फुट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। देखो अन्नागार को इस तरह डिजाइन किया गया था कि हवा उससे आ जा सके। अगर फुल पैक कर दे तो अनाज रहा खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा ना, कीड़े लग जाएंगे। इसलिए ऐसा बनता था कि वो खराब ना हो, काफी टाइम तक उसको स्टोर करके रखा जा सके। अन्नागार के सुदृढ़ आकार प्रकार हवा आने जाने के लिए व्यवस्था था। ठीक है, बेहतर व्यवस्था था एयर पास होने के लिए। ठीक है, एयर मूवमेंट के लिए। हड़प्पा में पक्की हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। ईंटें चतुर्भुजाकार
या चतुर्भुजाकार, चार भुजा, आज के समान, आज की तरह की ईंटें उस तरह बनी जाती थी उस समय। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार ये है, कितना है 15.43 इंटू 26.1। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके निकाले तो ये सबसे बड़ा आकार मिला है। अब नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर, प्रमुख शहर, जिसका जिक्र हम फर्स्ट लेक्चर में किए थे कि हड़प्पा सभ्यता के वो कौन कौन से प्रमुख शहर है, प्रमुख साइट है। तो उसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में भी है और बाकी स्थल भारत में भी है, ठीक है। सम साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर करेंटली इन पाकिस्तान एंड द रेस्ट एरिया आर द इन द इंडिया। इसके कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, मतलब कुछ शहर हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में भी है और कुछ भारत में भी है। उसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, हड़प्पा को देखेंगे, ठीक है। जो पहले बताया है वही यहाँ पे है, ध्यान से समझिए। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी बताए थे, दयाराम साहनी करता है, ठीक है। हड़प्पा का, हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गुमरी जिले में स्थित है। ये पाकिस्तान का एक जिला का नाम है माउंट गुमरी। कौन सा, माउंट गुमरी, ये नाम याद रखना। तो हड़प्पा किस जिले में, माउंट गुमरी जिले में। किस नदी, रावी नदी। कब खोजा, 1921 में। कौन खोजा, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं, ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, कौन कौन सा वस्तुएं मिला है। पहला, कुम्हार का चाक। कुम्हार चाक घुमाता है, उसके बाद ही ना मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास, लेबर रेसिडेंस, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्कर्स रूम। अन्नागार, अभी इसके पहले मातृदेवी की मूर्ति अभी डिस्कस किए थे, मातृदेवी, मदर गोडेस, जिसको उर्वरकता की देवी कहा जाए, उसका भी मूर्ति वहां से मिला है हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली होता है ना, लकड़ी की ओखली, जिससे पुराने जमाने में दादी अम्मा लोग क्या मतलब क्या कूटती थी, मसाले वगैरह, ठीक है। लकड़ दिगत, ताबूत, ठीक है। हाथी का कपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कल मिला है, स्कल, हाथी का बड़ा सा स्कल, कपाल मिला है उसका, खोपड़ी। स्वास्तिक चिन्ह, आज हम लोग लगाते हैं ना स्वास्तिक, उसका भी प्रमाण वहीं से मिला है। कहां से, हड़प्पा से। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, ये RH37, ये है ना, ये एक्चुअली एक किसी का कब्र है। RH37 अभी आगे आएगा, कब्र का है ये भी हड़प्पा से मिला है। एक ताबूत मिला है, कहने का मतलब एक शव मिला है। कब्रिस्तान, ठीक, वो सब। तांबे की मुहर, वो भी मिला है। जो गेहूं की भूसी, मटर, तिल की खेती का प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली। इतना चीज कहां से मिला है, खुदाई के बाद हड़प्पा से 1921 के टाइम में, जब राय बहादुर दयाराम साहनी इसको खोजता है। किसको, हड़प्पा सभ्यता को। फर्स्ट सिटी यही है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया जो शहर था वही था हड़प्पा, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ जाता है हड़प्पा सभ्यता। ये देखिए कुछ कुछ बर्तन से, मृतभांड है बर्तन से, ये अवतल चक्कियां हैं, फलक है, फलक आज जिसको चाकू बोलते हैं ना, उस जमाने में पत्थरों का होता था, तेज धारदार वाला पत्थर। मनके, ये मोतियों से बनती थी सीप, मनके। और पकी हुई मिट्टी का बना वृषभ, एक बैल का चित्र है जो किससे बना हुआ, पकी हुई मिट्टी से। धातु और औजार, उस जमाने में कॉपर का जो होता था, और कुछ पत्थरों का भी होता था। इस तरह का मुहर मिला है, मुहर जिसमें चित्रात्मक लिपि है। बाट भी मिला है, बाट वो लोग तोलता है ना, ऐसे इधर तराजू का एक पलड़ा इधर होता है, एक पलड़ा इधर होता है। तराजू तो देखे होंगे, बाट था। यहां से लोग पकड़ के इसको क्या करता है, तोलता है। यहां से पकड़ के इधर बाट रखा जाता है, वजन रखा जाता है, जिसको बोलते हैं बटखरा। सिंपल से बोलेंगे वजन, जिस साइड रखा जाता है, वेट। बाट इधर रखता है, इधर कोई सामग्री रखता है जिससे तोलता है। तो इसका भी प्रमाण कहां से मिला, हड़प्पा से मिला। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो, दूसरा मुख्य शहर मोहनजोदड़ो, इसको राजधानी भी बोला गया। कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, हम बताए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। वो था माउंट गोमरी। हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिले में है? माउंट गोमरी जिले में। और ये मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, कौन सा नदी? सिंधु नदी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इट्स लोकेटेड इन इंडस रिवर। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए, मोहनजोदड़ो का अगर अर्थ समझे तो इसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेथ या माउंटेन ऑफ द डेथ या डेट। कारण समझिए, जब मोहनजोदड़ो को खोजा गया ना, तो वहां से बहुत सारे स्कल्स मिले, बहुत सारे कंकाल मिली लोगों का। खुदाई के दौरान 1922 में जब मोहनजोदड़ो को खोजा जा रहा था, तो वहां से बहुत सारा कंकाल मिला, इसलिए इसको मृतकों का टीला घोषित कर दिया। इसका एक और नाम, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को वहां से बहुत सारे स्कल्स मिले, ह्यूमन स्कल्स मिले, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। ये दूसरा मुख्य शहर है और सबसे बड़ा शहर। अब यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? जिसमें घर में कुआं का प्रमाण, मोहनजोदड़ो से ही जब खुदाई हुआ तो एक घर मिला जहां पे कुआं, आज भी हम लोग घरों में कुआं लगते हैं, कुआं खुदवाते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जो ऊपर पड़े। स्विमिंग पूल जिसका लंबाई बताई थे 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट, गहराई 8 फुट। ठीक है। अन्नागार, सूती वस्त्र, सभागार, कांसे की नर्तक की मूर्ति। ठीक है, वो नर्तकी की मूर्ति बताए थे मनोरंजन के टाइम, जब इन लोगों का इंटरटेनमेंट बता रहे थे, तब बोले थे कि एक नर्तकी की मूर्ति मिला है, जिससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये लोग नाच गान भी करते थे। तो वो वाला मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये देखिए, ये कुआं है ना, ये स्नानागार। उसके अलावे पानी का जहाज, गाड़ी की पहिया, हाथी का कपाल, और एक दादी के मनुष्य की प्रतिमा मेसोपोटामिया के मोहर इत्यादि प्राप्त हुए। यहाँ पे एक प्रतिमा भी मिला है, एक स्टेचू भी मिला है। आगे लोथल को देखते, तीसरा शहर, तीसरा मुख्य शहर या मुख्य स्थल लोथल। फर्स्ट हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल। इसकी खुदाई 1957-58 में हुआ। कौन करता है? SR राव। और ये लोथल कहां पे? भगवा नदी, गुजरात में एक नदी है जिसको भगवा बोलते हैं, भगवा नदी पर स्थित है या गुजरात में है। अब यहां से कौन कौन से एविडेंस मिला? फारस की मुहरें। कहां की मुहरें? फारस की मुहरें। ये फारस एक्चुअली फारस की खाड़ी की बात कर रहा है। अगर आप सेंट्रल एशिया को अगर देख रहे हैं, ठीक है, मध्य एशिया और यूरोप वाला क्षेत्र में एक फारस एक स्थान है, वहां से व्यापार होता था हड़प्पा वासी का। और ये लोथल जो है, ये लोकेटेड कहां था? गुजरात वाले क्षेत्र में, बगल में अरब सागर। तो उस जमाने में पानी जहाज से ही तो ट्रेड होगा ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट। तो ये लोथल जो था, वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था, सी पोर्ट था, जहां से वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता था, मंगवाया जाता था। ठीक है, पत्तन था ये। धान व बाजरे की खेती का प्रमाण यहीं से मिला है। ठीक है, धान और बाजरे का। आटा पीसने वाली चक्की भी यहीं से मिली है, लोथल से। और क्या मिला है? मनकों का कारखाना, वही ऊपर जो देखे थे ना, मनका, सीप मोतियों का जो बनता है मनका वस्तुएं, उसका भी कारखाना मिला। कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियां एवं गोदी, बंदरगाह का प्रमाण, वही बंदरगाह, सी पोर्ट, इसका प्रमाण लोथल से मिला। एक बात ध्यान रखिए, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट था। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल से ही हड़प्पा वासी लोग सभी व्यापार करते थे, अलग अलग सभ्यताओं से। हम बोले ना कि ये व्यापारी, इन लोग ट्रेड बहुत ज्यादा करता था, व्यापार बहुत ज्यादा किया करता था। कहां से? लोथल से ही तो करेगा। लोथल क्या था? इन लोगों के लिए बंदरगाह था। नेक्स्ट कौन सा है? कालीबंगा। यह राजस्थान में सरस्वती नदी में स्थित है। दिखना, आज के समय में सरस्वती नदी दिखता ही नहीं है। सरस्वती नदी विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी आज भी पाताल लोक से बह रही है, पृथ्वी में दिखता नहीं है। एक जगह कहीं दिखता है, हिमाचल के साइड, हिमाचल प्रदेश के आसपास, वहां पे सरस्वती नदी थोड़ा सा दिखती है, उसके बाद वो पाताल लोक चली जाती है, नीचे से ही बहती है, फिर पता नहीं कहां मिलती है। ये पुराणों में इसके बारे में वर्णन है सरस्वती नदी का। इसकी खुदाई B.K. थापड़ एवं B.B. लाल ने कब किया? 1953 में।
हड़प्पा का खुदाई 1921, मोहनजोदड़ो 1922, कालीबंगा 1953, लोथल 1957। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अब यहां से कौन कौन सा एविडेंस मिला? तो अग्निकुंड, वही बोले ना अग्निकुंड, हवन, बेलनाकार मुहरे, एक मुहर मिला जो बेलनाकार है इस तरह, तांबे का बैल, बैल का चित्र मिला, मूर्ति मिला है, वो तांबे से बना है। और लकड़ी की नली, हल से जुते खेत का साक्ष्य एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिले। देखिए ये जो कालीबंगा है ये एक चीज के लिए फेमस है, वो है जोते हुए खेतों का साक्ष्य यहां से मिला है कालीबंगा से। कैसा कैसा साक्ष्य? जोते हुए खेत, ठीक है। आगे देखते बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने कब की? 1974 ईस्वी में, 1974 में। और यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, राखीगढ़ी भी उधर ही है। तो बनावली हरियाणा। यहां से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? चक्राकार अंगूठिया, अंगूठी, ये देख रहे हैं यहाँ पे चक्राकार अंगूठी, ये नाक व कान की बालियां जो महिलाएं पहनती है ना, ये बाली नाक और कान की। मछली पकड़ने का कांटा, वही फिशिंग हुक, और मिट्टी के बने खिलौने, ठीक है, मिट्टी से बने खिलौने यहां से मिले, टॉय। लास्ट बचा है चनहुदड़ो। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी के तट पे दो शहर, पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा चनहुदड़ो। याद भी तो इजी है, मोहनजोदड़ो, लास्ट में ओ वाला उच्चारण आ रहा है, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये भी सिंधु नदी, इसका खुदाई 31 में होता है। और यहाँ से क्या क्या मनके बनाने का कारखाना, वही है जो ऊपर है, पीतल बत्तल, अलंकृत ईट, तराजू, वही बाटा, बैलगाड़ी यहीं से मिले। ये देखिए हम बोले थे ना कि मिट्टी से बना खिलौना, ये पक्की मिट्टी के खिलौने गाड़ी, इधर है ना बैल, बैलगाड़ी का ये इधर ये चक्का लगा हुआ है, इधर व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये खिलौना है जो वहां से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। बस इसको देख लेते। लेखन कला इन लोगों का कैसा था? राइटिंग आर्ट। उत्खनन में कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला। बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उन लोग क्या लिखता था कुछ पता नहीं। इन लोग का लिपि जो था वो चित्रात्मक था। कैसा था? चित्रात्मक लिपि, चित्र बना हुआ था। लिपि का कोई प्रमाण ही नहीं है। जिस तरह आज हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं उस तरह कुछ नहीं है, चित्रात्मक लिपि होता था। देखिए इस तरह का चित्र होता था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ लिखा है। अगर कुछ लिखा भी है तो आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका, ठीक है। अगर कुछ लिखा भी है तो आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका इसके बारे में। यहाँ का जो लिपि था वो उसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। क्लियर है? इस तरह के मुहरे मिली, सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले, जिसमें किसी भी तरह का लिखावट है नहीं, चित्र बन गया। अब इसका आप जिस तरह भाव निकाले, जिस तरह अर्थ निकाले। ये कुछ बर्तन है, मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के बर्तने हैं कुछ, ठीक है। लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है। लिपि के बारे में। यह लिपि कैसा लिपि है? चित्रात्मक थी। कैसा? चित्रात्मक लिपि। तथा दाएं से बाएं व बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। ये जो लिपि होता था इन लोग का, वो चित्रात्मक लिपि। वो कैसे? दाएं से बाएं, कहने का मतलब इधर दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, दोनों ओर लिखा जाता था। अभी हम लोग हिंदी लिखते हैं, जैसे हम लोग देवनागरी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं। जैसे ऐसे कॉपी है, ये कॉपी का एक पन्ना है, हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं या यहां से?
हम लोग यहीं से तो हेडिंग डालते हैं, 1 नंबर ऐसे करके लिखते हैं, फिर दूसरा नंबर डाल के फिर ऐसे करके लिखते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं देवनागरी? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। अगर उर्दू की बात करें, किसकी? उर्दू, तो उर्दू जो है वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट। देवनागरी लेफ्ट से राइट और उर्दू राइट से लेफ्ट, यहां से शुरू होता है उन लोग का, ऐसे ऐसे लिखता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहां का विशेषता अलग ही था, यहां दोनों तरह से लिखा जाता था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। यहाँ पे इनका कुछ फीचर्स है हड़प्पन स्क्रिप्ट का या स्क्रिप्चर का। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है दिस स्क्रिप्ट वाज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यह लिपि चित्रात्मक लिपि था, ठीक है। पिक्चरोग्राफी, ऐसा पिक्चरोग्राफी स्क्रिप्ट होता था। इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह होते थे। एक ध्यान से समझिए, हड़प्पा के खुदाई से एक ऐसा पत्थर का, ठीक है, एक ऐसा पत्थर का स्लेट मिला है, अभिलेख मिला है, एक पत्थर मिला है जिसमें 400 चिन्ह बने हुए हैं। पता ऐसा करके कुछ 400 चिन्ह है, उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। यही है, 400 चिन्ह मिला है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसमें ही बात करें, इस लिपि में 375 से मतलब 350 से 400 चिन्ह प्राप्त हुए। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। नो वन हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट टिल डेट। आज तक इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसलिए तो हम लोग हड़प्पा की जानकारी थोड़ा कम है, जितना है उतना ही पढ़ रहे हैं। अगर ये जिस दिन पढ़ लिया गया ये 400 चिन्ह, वो 400 स्क्रिप्ट, उस दिन और बेहतर हम लोग जान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह एक रहस्यमय लिपि है, बोले ना मिस्टीरियस स्क्रिप्ट है ये, आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। अब इसका पतन का कारण लास्ट यहीं तक देखते हैं, इसका पतन कैसे होता है। मार्टिन व्हीलर बताए थे, मार्टिन व्हीलर ये ब्रिटिश विद्वान थे, एक ब्रिटिश विद्वान स्कॉलर। इन्होंने कहा कि सभ्यता का जो विनाश हुआ वो आर्यों के देवता इंद्र ने किया। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आगमन से हुआ, आर्यों के द्वारा हुआ। अभी इसका जो सेकेंड चैप्टर है उसमें देखेंगे आर्यंस के बारे में थोड़ा बहुत। वैदिक सभ्यता, जब भारत में वैदिक सभ्यता शुरू होता है, वैदिक सभ्यता कब शुरू होता है? 1500 बीसी से लेकर लगभग 600 बीसी के आसपास, 1500 से 600 बीसी। ये दूसरा सभ्यता है। फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा 2500 से 1750 बीसी, ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा सभ्यता वहीं पे शुरू होता है जहां हड़प्पा सभ्यता पतन होता है, पाकिस्तान और भारत वाला क्षेत्र, वहीं पे दूसरा सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है, उसका नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड था 1500 से 600 बीसी, ठीक है। एक ही टाइम मतलब एक ही स्थान पे अलग अलग टाइम पीरियड में दो दो सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है। फर्स्ट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन। तो मार्टिन व्हीलर क्या मानता है? मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के द्वारा किया गया। आर्यों ने उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, ये इसका अनुमान है। जॉन मार्शल, याद है ना, जॉन मार्शल कौन है? कौन था जॉन मार्शल? भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष था। कब? 1920 के टाइम में। हेड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण क्या हो गया? समाप्त हो गया। Where had John Marshall said this civilization was destroyed due to the flood in the Indus civilization या Indus river। हम ये तो समझा यह सभ्यता कहाँ लोकेटेड थी? सिंधु और उसके सहायक नदियों के बीच। अब एक बात समझिए, जो नदी हिमालय से निकलती है ना, जो नदियां हिमालय से, तिब्बत हिमालय वाले क्षेत्र से जो निकलती है, उसमें पानी लबालब भरा होता है, बहुत पानी होता है उसमें, क्योंकि बर्फ पिघलता है, उससे तो पानी उसको मिल ही रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। बारिश का पानी अगर मानसून में आता है तो और जलस्तर बढ़ जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि इसका जो पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, वह कब किस कारण होता है? फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण। ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यहीं तक है। एक चीज हम बताना चाहेंगे,
C14 मेथड, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति ये क्या है समझिए। ये जो कार्बन डेटिंग, ऐसे ये कार्बन डेटिंग जो है ना, ये एक तरह का मेथड है। इससे किसी भी वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का उम्र पता किया जाता है। एज पता किया जाता है। उम्र क्या किया जाता है? पता किया जाता है। साइंटिस्ट लोग इसका यूज करता है। ये C14 पद्धति एक तरह का फॉर्मूला है या सूत्र है या एक मेथड है। इससे क्या किया जाता है? कोई भी वस्तु का उम्र पता किया जाता है, एज पता किया जाता है कि आखिरकार ये वस्तु कितना साल पुराना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मेथड है, ये कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, ये कार्बन डेटिंग पद्धति का खोज 1954 से 56 के बीच होता है। 1954 से 1956 के बीच कार्बन डेटिंग पद्धति को अपनाया जाता है, इसको डिस्कवर किया जाता है, उसके पहले नहीं था। अब चूंकि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921-22 के टाइम हो जाता है, तो पता है उस समय इसका एज क्या बताया गया था? क्योंकि कार्बन डेटिंग है नहीं, उस समय लोग बोलते थे कि इसका टाइम पीरियड 2700 BC से लेकर 1900 BC के आसपास है, ऐसा। दूसरा कोई अलग बोलता है, कोई बोलता है 2800 से लेकर 2000 ऐसा BC। ये बस अनुमान था, पॉसिबिलिटी था 1920-21 के टाइम। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्टों के बीच। लेकिन जब ये पद्धति आ गया ना, तो इससे क्या किया गया, हड़प्पा से बहुत सारा सामग्री मिला। बर्तन अभी देखे ना कौन कौन सा सामग्री मिलता है, कंठाहार मिला, माला मिला, मूर्तियां मिली। ठीक है, लकड़ी बोलते मिट्टी के खिलौने मिले, कांसे के बर्तन मिला। तो जब इसका लैब में जाके परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, और जब कार्बन डेटिंग से इसका एज निकलता है, तो प्रमाणित एज निकल जाता है 2500 से 1750 BC। ये इसका प्रमाणित एज है। बाद में पता चला 1956 के बाद एग्जैक्ट डेट पता चलता है कि अच्छा ये इतना से इतना था, 2500 से 1750 BC। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड से ही पता चला है। और कार्बन डेटिंग पद्धति से ही कोई भी वस्तु का उम्र का अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितना पुराना है। तो ये मेथड बहुत काम का था, कामगार था। और ये इसका कब होता है? 1954 से 56। तो आज का क्लास, आज का जो फर्स्ट चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो खत्म है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट अब आपसे मुलाकात होगा दूसरा चैप्टर में लेके। ठीक है, जब दूसरा चैप्टर हम करवाएंगे, सेकंड चैप्टर में हम लोग मौर्य सभ्यता, मौर्यन एम्पायर, थोड़ा सा वैदिक और महाजनपद आज पढ़ेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद। तो अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने पढ़ाई को और इफेक्टफुल करना चाहते हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से, और बाय मैपिंग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अगर तैयारी को बिल्ड करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हमारा जो एप्लीकेशन है CWH ऑनलाइन एकेडमी, ये आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पे लॉगिन या रजिस्टर कीजिए। अभी एडमिशन चल ही रहा है। अभी 25% लेस मिलेगा, कम मिलेगा हर फीस में। ठीक है, फी 25% लेस किया गया है। तो देर ना करें, अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर कोई है तो तुरंत जुड़े। अगर आपको इससे रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें। हमारे ऑफिस का नंबर है, वहां आपको सभी तरह का जानकारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।